डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर का, है ना। तो सबसे पहले इसको क्या होता क्या है आर्मेचर रिएक्शन, वो जान लें। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? इट इज इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड एम्पियर टर्न, है ना। फील्ड एम्पियर टर्न, इसको हम रोटर एम्पियर टर्न भी बोलते हैं। रोटर एम्पियर टर्न, क्लियर। तो सपोज करो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये आपका कॉइल है, फील्ड कॉइल है, आप इस पे क्या करते हो, डीसी वोल्टेज दोगे तो इससे करंट क्या होगा, डीसी फील्ड करंट होगा। ओके, और जब यहाँ पे एक कॉइल है, 3 कॉइल है ना। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप लोड से कनेक्ट करोगे, है ना, मान लो ये 3 लोड है और ये तीनों क्या है, स्टार में कनेक्टेड है। आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो ये 3 करंट निकलेगा, 3 फेज करंट होगा, ठीक है। तो अब इस 3 फेज करंट के कारण क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना। जो क्या करेगा, इस रोटर में जो फ्लक्स है ना, उसको क्या करेगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय आर्मेचर फ्लक्स ऑन द रोटर फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, है ना। तो अब देखेंगे कि हम ये जो फ्लक्स है आर्मेचर करंट के द्वारा, ये फ्लक्स क्या करेगा, रोटर के फ्लक्स को डिमैग्नेटाइज करेगा या मैग्नेटाइज करेगा या डिस्टॉर्ट करेगा। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आप समझें। क्लियर? इसको मैं मिटाऊँ। ओके, तो अब करोगे क्या कि आपने 3 कॉइल ले लिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसका नाम R डैश, Y डैश, और ये B और ये B डैश, क्लियर। और ये क्या है, आपका मैग्नेट है ना। इसको भी आपने क्या किया, डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ये B और ये IF। इससे कारण क्या होगा, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये जो फ्लक्स क्रिएट होगा इसमें, है ना, क्लियर। क्या होगा, ये चूंकि करंट थंब रूल से क्या करता है कि जैसे ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो जो फ्लक्स होगा वो ये इस तरह फ्लक्स होगा प्रोड्यूस, है ना। ओके, ओके, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स इन द रोटर। चलिए, सबसे आप बताए आपको कि मान लो आप 3 स्लॉट लेते हो, 6 स्लॉट लेते हो, एक स्लॉट आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये मान लिया यहाँ पे ये R है, ओके। और अब जानते हो तीनों फेज के बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है ना। तो ये और 30 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक स्लॉट लगा दिया, इसका हो गया ये B का, ठीक है। अब इससे 120 डिग्री, तो ये आपका 30, ये 60, है ना। ओके, ये आपका R Y और ये B, ठीक है ना। हर एक कॉइल का क्या 3 टर्मिनल है ना, हर एक कॉइल का 2 टर्मिनल होता है, R डैश, Y डैश, B और B डैश, क्लियर। तो अब ठीक हमें करना क्या है, एक कॉइल है, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, और एक कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ से ठीक उसके अपोजिट 180 डिग्री, ठीक अपोजिट उससे वो बाहर निकलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका R डैश, B इसकी ठीक अपोजिट, ये आपने यहाँ पे इस तरह पे एक सर्किल ड्रॉ कर लो, है ना। ये आपका स्टेटर का पार्ट है, क्या हो गया, ये स्टेटर, क्लियर।
तो ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश, और ये वाई है तो ये ठीक इसके अपोजिट, ये क्या हो गया, वाई डैश। तो ये आपका पार्ट हो गया किसका, स्टेटर का, है ना। स्टेटर का ये क्या है, ये स्लॉट है। तो इस स्लॉट में क्या किया मैंने, ये जो वायर है इसका कुछ पार्ट यहाँ से दिया, ठीक है, और एक पार्ट बाहर निकला, है ना, हर एक कॉइल का। तो ये आर आर डैश, ये बी और ये बी डैश, ये वाई और ये वाई डैश। क्लियर। अब ये तीनों आपस में या तो स्टार में कनेक्ट होगा या तो डेल्टा में कनेक्ट होगा। चलो उसके बाद में डिस्कस बाद में करेंगे हम। अब मैंने क्या किया, ये जो रोटर था, ओके, यहाँ पे मैंने इसको, और यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, इसको मैंने इस तरह, ये आपका ये फील्ड करंट हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो फ्लक्स जो होगा ये इस तरह, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा और ये इंटर करेगा किसमें, साउथ पोल में। तो अब बताओ हमें करना क्या है कि जब ये फ्लक्स क्या करेगा, इस कॉइल से गुजरेगा, तो इस कॉइल में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये जो फ्लक्स का जो इसमें जो करंट होगा या वोल्टेज होगा वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, है ना। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ये क्या बोलता है कि आपका सपोज करो ये 4 फिंगर है, 4 फिंगर, ओके, ये आपका थंब और ये मिडिल फिंगर, है ना, मिडिल फिंगर। 4 फिंगर क्या है, ये फील्ड का डायरेक्शन है ना, फील्ड के फ्लक्स का, फील्ड फ्लक्स। ये क्या है, थंब जो बताएगा वो रोटर का डायरेक्शन, रोटर का डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मिडिल फिंगर होगा वो क्या बताएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन आर्मेचर, ओके, ई नॉट। तो जरा ये बताओ आप, ये आपका कॉइल है ना, तो ये आपका फील्ड का डायरेक्शन, सपोज करो ये आपका राइट हैंड है ना, 3 उंगली लेंगे, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, और ये चौथा उंगली को बोलते हैं 4 फिंगर, इसको थंब बोलते हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि जो रोटर है वो क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लियर। तो ये आपका क्या है, ये फील्ड है, ठीक है, मिडिल फिंगर फील्ड बताता है, थंब क्या बताएगा, आपका डायरेक्शन ऑफ द रोटर मोशन। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द आर्मेचर। तो जरा सोचो ये क्या है, आपका फील्ड का डायरेक्शन, ये रोटेट ऐसे कर रहा है, तो ये जो देख रहे हो ये वाला एंगल क्या कर रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है ना, मतलब इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, है ना, जैसे सपोज करो 2 कॉइल है, एक इस तरह, ये नॉर्थ पोल में और ये साउथ पोल में है, तो ये प्लस और ये माइनस, और ये माइनस और ये प्लस। तो इसमें करंट क्या होगा, वो अंदर की ओर जाएगा और इधर से करंट बाहर की ओर आएगा। तो जब जो करंट अंदर की ओर जाता है उसको हम कैसे लिखते हैं, क्रॉस से, और जो बाहर से आता है उसको डॉट से। तो ये जो आपका 3 कॉइल है, आर फेज का, वाई फेज, ये सब किसके में आ रहा है, नॉर्थ पोल से आ रहा है ना। तो सब में जो करंट का डायरेक्शन होगा या वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्रॉस मार्क्स, और ये क्या हो जाएगा, डॉट, ये भी डॉट और ये भी डॉट, क्लियर। तो आपने इसे सीख लिया होगा कि जो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, अंदर की ओर है, इसमें करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर है, ओके। अब हमें पता करना है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जो आर्मेचर में प्रोड्यूस होता है जब उसको लोड से कनेक्ट करेंगे, क्लियर। तो नाउ आपने पढ़ा होगा कि मान लो ये आपका
तीन, ये आपका 3 वायर है ना। इसमें क्या हो गया, करंट क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो कॉर्क स्क्रू में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये इस तरह होगा, मूव करेगा, है ना। तो इसका करंट क्या होगा, ये इस तरह मूव किया, इसमें भी क्या होगा, ये इस तरह। क्लियर। तो ये बताओ आप कि तीनों कॉइल चूंकि क्या है, कंबाइंड कनेक्टेड है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। चलो एक चीज मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका एक 3 कंडक्टर है सपोज करो, है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस तरह, ओके। इसका भी जो होगा वो इस तरह, और ये, है ना। तो ये जो, अगर आपसे पूछा जाए कि इस तीनों कॉइल में, है ना, जो करंट फ्लो रहा है सबका अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ये भी क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा, है ना। तो इस पार्ट को मैंने क्या किया, हटा दिया, इस पार्ट को भी मैंने क्या हटा दिया, तो ये आपस में क्या होगा, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस तीनों कॉइल के कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, वो ये इस तरह मूव करेगा, मतलब वो क्लॉक वाइज, है ना। तो जो टॉप कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन टॉप कंडक्टर, है ना, क्या होगा, वो क्लॉक वाइज वो मूव करेगा, मतलब वो ये इस तरह मूव करेगा, घड़ी के सुई की तरह, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, यहाँ पे मान लो ये डॉटेड है, ये डॉटेड है, ये भी क्या है आपका डॉटेड है, नीचे वाला जो कॉइल है आपका। तो करंट क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है ना, करंट क्या हो रहा है, तो ये इस तरह दिखाएंगे, तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये क्या होगा, इस तरह मैंने दिखा था, एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे मूव किया, और ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब बताओ ये जो नेट इफेक्ट होगा, तो ये वाला क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करा, कैंसिल कर देगा, इसको मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, तो ये जो क्या दिख रहा है, इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या होगा, ये आपस में इस तरह बनाएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा बॉटम कंडक्टर के कारण, उसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। तो जो टॉप हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज, और नीचे वाले जो आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमारा मेन इफेक्ट एम था कि आर्मेचर को जब लोड से कनेक्ट करेंगे तब क्या इफेक्ट होगा। तो ये तो पता कर लिया मैंने कि आर्मेचर के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऊपर वाले कंडक्टर के कारण क्लॉकवाइज और नीचे वाले कंडक्टर के कारण वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर नाउ। ओके, सपोज करो पर फेज डायग्राम, जैसे हमने क्या किया, ये आपका डीसी वोल्टेज था बी और ये आपका फील्ड करंट पर फेज, मान लो एक कॉइल है आर है ना, इसमें वोल्टेज क्या इंड्यूस्ड हो गया, ई नॉट, ठीक है। और ये आपका ये लोड है, ये क्या है, ये लोड है। जब लोड से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आर्मेचर करंट फ्लो होगा। क्लियर। तो अब जरा सोचो कि अब ये लोड क्या हो सकता है, या तो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और या कैपेसिटिव या कॉम्बिनेशंस ऑफ आर एल, या नहीं तो
आर और सी। क्लियर? तो अब जरा सोच, मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब सपोज करो कि सबसे पहले हम जो है ये आपका ये ई नॉट, ये एसी वोल्टेज होगा आर्मेचर्स में, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका आर्मेचर करंट है। क्लियर? तो अब जरा बताओ, फेजर डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो गया फील्ड फ्लक्स और ये फील्ड करंट, और इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा, ठीक 90 डिग्री लैग करेगा ई जीरो इस फील्ड कॉइल के कारण, ठीक है, जो आपने पढ़ा था बी और ये आई एफ। क्लियर? देखा था ना आपने, जैसे कि फील्ड का डायरेक्शन था ये आपका, ये 4 फिंगर है, सॉरी ये फील्ड था, ये क्या था, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये डायरेक्शंस ऑफ मोशन, तो ये जो था आपका क्या था, वोल्टेज का डायरेक्शन, तो फील्ड करंट और ये आर्मेचर वोल्टेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं, जब अपने ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लक्स होती है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, वो लैग करता है किससे, फ्लक्स से। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ओके, अब हमारा क्या है, एम क्या है, केस फर्स्ट रेजिस्टिव लोड है ना, रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या हो गया कि जो आर्मेचर करंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड वोल्टेज है, तो ये क्या होगा, आई ए, है ना। तो अब क्या देख रहे हो, इसी पे क्या होगा, फाई ए आर्मेचर फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो एयर गैप फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जो एयर गैप फ्लक्स है वो सिर्फ क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड, है ना। क्लियर? एंड एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एयर गैप फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। बस इसका शेप क्या होगा, वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट होगा वो, है ना। दूसरा केसेस क्या है, केस टू इंडक्टिव लोड के कारण, है ना। तो अब दूसरा केस बता दूं मैं आपको। मान लो ये क्या है आपका, ई नॉट, ये आपका ये इंडक्टर, ये आर्मेचर करंट। तो अब जरा सोचो, ये आपका क्या था, फील्ड फ्लक्स, यही लिखा था फील्ड करंट, ये ई जीरो। तो अब जरा बताओ ये क्या है, ई जीरो क्या लैग कर रहा है किससे, फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री। तो अब ये जो करंट आर्मेचर करंट क्या होगा, क्योंकि इंडक्टर है तो आर्मेचर करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, है ना। मतलब ये क्या हो गया, ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, आई ए इसी पे क्या होगा, फाई ए, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो आर्मेचर फ्लक्स है और फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। तो जो नेट फ्लक्स होगा एयर गैप का, एयर गैप क्या हो जाएगा, फाई एफ माइनस फाई ए, एयर गैप फ्लक्स क्या हो गया, वो घट जाएगा, है ना। एयर गैप फ्लक्स क्या हो गया, घट जाएगा। तो ई जीरो विल क्या हो गया, विल रिड्यूस्ड, है ना। क्लियर? इस केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई जीरो नो इफेक्ट इज कांस्टेंट, मान के चलो कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, ई जीरो क्या होगा, वो घट जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। क्लियर? अब ये तीसरा केस क्या है कि अगर आपने कैपेसिटर लगा दिया, है ना, मतलब अगर पावर फैक्टर क्या हो जाए, 90 डिग्री लीड कर जाए, तब क्या होगा। तो मैं आपको ये बता दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
ओके, अब सपोज करो आपने ये ई वोल्टेज है, ई नॉट, ये कैपेसिटर है, ठीक है, आपका ये जो लोड है कैपेसिटर है, ये आर्मेचर करंट। तो आप पढ़े हो ये क्या आपका फील्ड फ्लक्स, फील्ड करंट, ई नॉट, क्लियर। तो चूंकि ये क्या है आपका आर्मेचर करंट क्या है, कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा, लीड करेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री से, किसके रिस्पेक्ट में, ई जीरो रिस्पेक्ट में। तो आई ए भी क्या होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, और फाई ए, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों जो फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स क्या है, सेम डायरेक्शंस में है। तो जो एयर गैप फ्लक्स होगा फाई ए प्लस फाई एफ, ना, तो एयर गैप फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज किया है ना, तो ई जीरो क्या होगा, विल इंक्रीजेस, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज होगा, क्लियर। तो आपने क्या सीखा, यूनिटी पावर फैक्टर पे वो डिस्टॉर्ट होगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे वो डीमैग्नेटाइज होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर पे वो मैग्नेटाइज होगा। तो मैं इसका एक समरी लिख देता हूं, क्लियर। है ना, तो क्या क्या सीखा आपने, ये आई एफ यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, ये फील्ड फ्लक्स, फील्ड करंट, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन आर्मेचर, ओके, रेजिस्टिव लोड के लिए आर्मेचर करंट यहाँ पे ये हो गया है ना। तो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड फील्ड, एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, एयर गैप फ्लक्स डिस्टॉर्टेड, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर है ना, लैगिंग पावर फैक्टर है ना, यहाँ पे प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर क्या होगा, ये आपका फील्ड फ्लक्स, फील्ड करंट, ये ई नॉट, तो चूंकि करंट क्या हो रहा है, ये लैग कर रहा है 90 डिग्री से, प्योर इंडक्टर है ना, तो ये क्या हो गया, आई ए, और ये फील्ड आर्मेचर फ्लक्स, तो फाई एयर गैप क्या हो जाएगा, फाई एफ माइनस फाई ए, ये विल, इट विल डिक्रीज, ए जीरो विल डिक्रीज, डी मैग्नेटाइज, ओके। उसके बाद जो है लीडिंग पावर फैक्टर है ना, लीडिंग पावर फैक्टर है ना, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव है ना। तो ये आपका फील्ड करंट, फील्ड फ्लक्स, ई नॉट, तो चूंकि इसमें करंट क्या होगा, लैग लीड करेगा 90 डिग्री से, तो ये इसी पे क्या होगा, आई ए, और ये आर्मेचर फ्लक्स, तो एयर गैप फ्लक्स क्या हो गया, फाई एफ प्लस फाई ए, मतलब ये इंक्रीजेज, ई जीरो विल इंक्रीजेज, ये क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा है ना, मतलब फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। इसमें क्या था, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर एक दूसरे को अपोज कर रहा था, ये एक दूसरे को यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर रहा था है ना। तो ई जीरो नो चेंज है ना, ई जीरो में क्या हो गया, नो चेंज, ठीक है। चलिए अब जरा बताओ आपको मैं इसका, अगर हम चूंकि इस फील्ड क्या हमारा रोटेटिंग है ना, तो ये जो हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि फील्ड क्या एक ही जगह है और आर्मेचर करंट वो वेरी कर रहा है, लेकिन चूंकि फील्ड रोटेटिंग आप दिखाएंगे कैसे उसको, तो सपोज करो ये क्या था,
है ना। यहाँ पे 3 कंडक्टर लिए थे, है ना, और ये तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो इस तरह, है ना, क्लियर। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था, ओके, ये तो हो गया आर्मेचर्स का करंट का मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रोटर था हमारा, ओके, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या था ये, ठीक 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर ना। तो ये जो आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के ठीक क्या था, परपेंडिकुलर था इस केस के लिए, एट यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, है ना। अब जो है तो यहाँ पे तो ठीक है, आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट केस के लिए, इस केस के लिए आप क्या लिखोगे, है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये इसी तरह है, ओके। लेफ्ट मतलब क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है, ओके। अब हमें करना क्या है, अपोज करवाना है ना। फील्ड फ्लक्स क्या होना चाहिए, आर्मेचर फ्लक्स के ठीक अपोजिट होना चाहिए, मतलब फील्ड का जो फ्लक्स क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि आर्मेचर का फ्लक्स क्या है, फाई ए क्या है, फाई ए का डायरेक्शन क्या है, वो राइट टू लेफ्ट है। तो ऑब्वियसली कि जो फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो लेफ्ट टू राइट हो, तभी होगा जब ये इस तरह मूव करेगा। मतलब ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, है ना, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, क्लियर ना। नॉर्थ पोल से ये क्या जा रहा है, ये इसका जो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स का जो डायरेक्शन है क्या, वो लेफ्ट टू राइट है। और आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, ये राइट टू लेफ्ट है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री ये आपको उसने लीड किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके लिए अब देख लो, आर्मेचर फ्लक्स को कांस्टेंट मान लिया मैंने, हाँ, हर एक फिगर के लिए। बस चेंज क्या हो रहा है, रोटर के फील्ड का फ्लक्स का डायरेक्शन। किसके लिए क्या बनाएंगे आप, ओके। तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन है वही रहेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट, ओके। अब हमें ऐसा काम करना है, क्या हो जाए कि फील्ड फ्लक्स क्या हो जाए, आर्मेचर फ्लक्स को सपोर्ट कर दे। तो तभी होगा जब ये क्या हो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसका जो फ्लक्स होगा, फील्ड फ्लक्स, है ना, क्या देख रहे हैं आप, ये इस तरह फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है आर्मेचर फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। और फील्ड फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो इस केस में क्या देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। ये जो आपका क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ से जा रहा है ना, तो ये फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों क्या सपोर्ट कर रहा है। तो ये मैग्नेटाइज हो गया, ये डीमैग्नेटाइज, ये डिस्टॉर्टेड, क्लियर। तो अगर प्योर रेजिस्टिव होगा मतलब यूनिटी पावर फैक्टर डिस्टॉर्ट करेगा, प्योर इंडक्टिव रहेगा तो वो डीमैग्नेटाइज होगा।
और ये प्योर कैपेसिटिव होगा तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब अगर आरएल लोड हो, है ना, कम्बिनेशन ऑफ आरएल लोड हो, तो चूंकि हम जानते हैं इंडक्टर में क्या होता है, वो डीमैग्नेटाइज होता है और रेजिस्टेंस के कारण क्या तो डिस्टॉर्ट होता है, तो इसमें वो दोनों इफेक्ट आ जाएगा ना। अगर आरएल लोड हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका एक और डायग्राम मैं आपको बता दूं। तो अपने क्या सीखा, आर्मेचर रिएक्शन मेनली किस पे डिपेंड कर रहा था, वो आपका आर्मेचर करंट एज वेल एज पावर फैक्टर ऑफ द लोड। अब मान लो ये आपका ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज ये करंट है, ये आपका एसी करंट है, किसका, ये हो गया आपका आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्या होगा, ये जस्ट क्रॉस करेगा 90 डिग्री, ये इस तरह, ये क्या हो जाएगा, रोटर फ्लक्स, ओके। ये यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए क्या होगा, क्या होता है कि आर्मेचर फ्लक्स और ये फील्ड फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करता है। तो ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, हमने जो है आर्मेचर फ्लक्स को तो कांस्टेंट इस तरह मान लिया, एक डायरेक्शन माना है उसका, ठीक है। ये आर्मेचर फ्लक्स, तो जो रोटर फ्लक्स होगा, ठीक इसका मिरर इमेज होगा, उल्टा कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, रोटर मतलब फील्ड फ्लक्स है, रोटर फ्लक्स, क्लियर। और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या करता है, वो आर्मेचर फ्लक्स और एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। ये आर्मेचर फ्लक्स है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स मतलब फाई ए है ना। तो जो फील्ड फ्लक्स होगा, ठीक इसके सपोर्ट में रहेगा, तो ये इसी तरह ये फाई एफ, क्लियर। ये हो जाएगा फॉर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ओके, क्लियर। फॉर आरएल लोड के लिए क्या होगा, है ना, क्लियर। तो एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, एयर गैप फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो डिस्टॉर्टेड भी होगा, ओके, डिस्टॉर्टेड एंड डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज। कैसे दिखाएंगे इसको, नॉर्थ, ये आपका साउथ। ये आर्मेचर फ्लक्स तो वैसे ही रहेगा, है ना। एक बार क्या करेगा, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा, ये तो डिस्टॉर्टेड के लिए हो गया, और चूंकि डीमैग्नेटाइज करेगा तो ठीक इसके अपोजिट, है ना, क्लियर। तो ये आपका हो गया आरएल के लिए। पर आरसी लोड के लिए क्या हो जाएगा, पर आरसी के लिए डिस्टॉर्टेड भी होगा, डिस्टॉर्टेड एंड मैग्नेटाइज, क्लियर। तो यही था आपका आर्मेचर रिएक्शन। तो समरी आपने क्या सीखा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय आर्मेचर फ्लक्स ऑन द रोटर फ्लक्स, इफेक्ट क्या था इसका कि अगर रेजिस्टिव लोड होगा तो जो एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, मतलब उसका शेप में चेंज होगा, E0 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो प्योरली इंडक्टिव लोड है तो एयर गैप फ्लक्स क्या होगा, कम जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और E0 क्या होगा, घट जाएगा। प्योर कैपेसिटिव लोड है तो आर्मेचर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेगा,
है ना, तो फील्ड क्या होगा, वो स्ट्रेंथ हो जाएगा और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और इंड्यूस्ड वोल्टेज वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, फॉर आर एल लोड के लिए डिस्टॉर्ट भी होगा और मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा। ओके, मतलब वीकेन होगा। और आरसी लोड के लिए वो डिस्टॉर्टेड भी होगा और स्ट्रेंथ भी होगा। तो यही था आपका आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आशा करते हैं समझ में आया हो। थैंक यू।